1 मई हिंदी साहित्य का एकदम 100% रियल पेपर मिल चुका है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 11 के स्टूडेंट हैं और 1 मई हिंदी साहित्य पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको हिंदी साहित्य का एक ऐसा पेपर देने वाला हूं जो आपके 1 मई को आने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले इस कंप्लीट पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 1 मई को हिंदी साहित्य के पेपर में पूरे 100 नंबर आप आराम से फोड़ सकते हैं। तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो हिंदी साहित्य का पूरा पेपर इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगा, तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं पेपर में अनुक्रमांक है, रोल नंबर है, वो आपको यहां पर अंकों में लिखना है और यहां पर रोल नंबर आपको शब्दों में लिखना है। और पेपर में कुल प्रश्नों की जो संख्या है वो है 13, यानी पेपर में कुल 13 क्वेश्चन है। और जो टाइमिंग है, जो समय है, वो आपको 3 घंटे 15 मिनट का टाइम दिया गया है। और पूर्णांक आप देख सकते हैं 100 नंबर का ये पेपर आपके होने वाला है। कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा एनुअल एग्जामिनेशन 2025 का ये पेपर है। आपके हिंदी साहित्य का पेपर है, हिंदी लिटरेचर का ये पेपर है आपके, जो आपके 1 मई को होने वाला है। अगर आपको भी हिंदी साहित्य के पेपर में 1 मई को पूरे 100 मार्क्स अचीव करने हैं, पूरे 100 नंबर आपको फोड़ने हैं, तो हिंदी साहित्य का ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। और पेपर में दोनों साइड में जो QR कोड है वो भी आप देख सकते हैं और हिंदी साहित्य पेपर का कोड देख सकते हैं, पेपर कोड 1117। ओके, ये आपके हिंदी साहित्य के पेपर का कोड है। और सबसे पहले देखिए सामान्य अनुदेश दे रखे हैं आपको, जनरल इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए हैं कि परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के पहले पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक अवश्य लिखें और प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका अंक बार अंकित है। और निर्देश दिए गए हैं कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है और विद्यार्थी अपने नामांक प्रश्न पत्र पर अनिवार्यतः लिखें और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखें। तो हिंदी साहित्य का पूरा पेपर आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। सबसे पहले पेपर में आपको खंड ए दिया गया है और खंड ए में आपके प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले आपको अपठित पद्यांश दिया है और इस पद्यांश को आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है। और इस पद्यांश में जितने भी प्रश्न आपको पूछे गए हैं, इन सभी प्रश्नों के जो उत्तर है वो आपको इसी पद्यांश में मिलेंगे। तो इस पद्यांश को आपको सर्वप्रथम ध्यान पूर्वक पढ़ना है कि यह धरती उस किसान की जो बैलों के कंधों पर बरसात धाम में जुआ भाग्य का रख देता है, खून चाटती हुई वायु में और पैनी कुर्सी खेत के भीतर दूर कलेजे तक ले जाकर जोत डालता है मिट्टी को। तो इस पूरे पद्यांश को सर्वप्रथम आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसमें जितने भी क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं प्रत्येक क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। तो इसमें पहला प्रश्न आपको पूछा गया है कि प्रस्तुत काव्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। और दूसरा प्रश्न है कि कवि ने धरती का असली स्वामी किसे बताया है। और तीसरा प्रश्न है कि नए वर्ष में किसान के लिए किसकी प्राप्ति होती है। और 4 नंबर प्रश्न है कि यह धरती किस किस की नहीं है। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें आपको अपठित गद्यांश दिया गया है, तो इस अपठित गद्यांश को आपको सर्वप्रथम ध्यानपूर्वक पढ़ना है। प्राचीन काल में भारतीय नारी का स्वरूप आदरणीय रहा है, जहां नारी की प्रतिष्ठा अर्धांगिनी के रूप में की गई है, जहां पहले नारी को लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा का रूप माना जाता था। जिस प्रकार लक्ष्मी धन की, सरस्वती विद्या की और दुर्गा है दुर्गा शक्ति की। तो ये पूरा गद्यांश आपको पहले आराम से ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसमें जितने भी प्रश्न आपको पूछे गए हैं इन सभी प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो आपको इसी गद्यांश में मिलेंगे। तो गद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और इसमें पहला प्रश्न आपको पूछा गया है कि प्राचीन काल में नारी का कैसा रूप प्रचलित था। प्राचीन काल में नारी का कैसा रूप प्रचलित था वो आपको लिखना है। और दूसरा प्रश्न आपको दे रखा है कि परवर्ती काल में नारी का जीवन कैसा था। और तीसरा प्रश्न है कि भारत में विधर्मियों और विदेशियों के आक्रमणों का प्रभाव नारी स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा। और 4 नंबर प्रश्न है कि प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए।
तो इसमें भी 4 प्रश्न आपको पूछे गए हैं। उसके बाद में खंड ब आपको दे रखा है और खंड ब में प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो बालम आओ हमारे गेहरे और तुम बिन दुखिया देहरे, सब कोई कहे तुम्हारी नारी मोको लगत लाज रे। तो ये पूरा पद्यांश आपको दिया गया है। इस पद्यांश की आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। अगर आपको ये वाला नहीं आ रहा है तो अथवा में भी आपको एक पद्यांश दिया गया है, इसकी भी आप सप्रसंग व्याख्या कर सकते हैं, बट दोनों में से एक पद्यांश की आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। उसके बाद में 4 नंबर है, निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। इसमें आपको गद्यांश दिया गया है कि बसंता ने कसकर गूंगे को चपत जड़ दी, गूंगे का हाथ उठा और न जाने क्यों अपने आप रुक गया। तो ये आपको गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या आपको करनी है। और इसके अथवा में दे रखा है, स्त्री शिक्षा के दरवाजे पुरुषों ने इसलिए बंद रखे हैं कि वह मानवीय अधिकारों को समझ न पाए। तो अथवा में जो गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश की भी सप्रसंग व्याख्या अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, बट दोनों में से एक गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या आपको बनानी है। उसके बाद में 5वां प्रश्न दे रखा है आपको कि निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है कि जब दो व्यक्ति आपस में आमने सामने संचार करते हैं उसे क्या कहते हैं। तो ए ऑप्शन में है सांकेतिक संचार और बी ऑप्शन में है अंतः व्यक्तिगत संचार और सी ऑप्शन में है समूह संचार और डी ऑप्शन में है अंतर व्यक्तिगत संचार। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सही होगा, वो आपको लिखना है। और इन सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के जो उत्तर है वो आपको कमेंट बॉक्स में भी बताना है। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से जनसंचार का सबसे नया लेकिन तेजी से लोकप्रिय होने वाला माध्यम कौन सा है। तो ए ऑप्शन में है समाचार पत्र और बी ऑप्शन में है रेडियो, सी ऑप्शन में है टेलीविजन और डी ऑप्शन में है इंटरनेट। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है कि हमीद ने ईदगाह मेले से क्या खरीदा। तो ए ऑप्शन में है सिपाही, बी ऑप्शन में है वकील और सी ऑप्शन में है चिमटा और डी ऑप्शन में है बिस्ती। उसके बाद में 4 नंबर प्रश्न है कि प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। तो ए ऑप्शन में है सुमित्रा नंदन पत और बी ऑप्शन में है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सी ऑप्शन में है महादेवी वर्मा और डी ऑप्शन में है पद माकर। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा, करेक्ट होगा, वो आपको लिखना है। 5वां प्रश्न है कि हुसैन की कहानी अपनी जबानी आत्मकथा के लेखक कौन हैं। तो ए ऑप्शन में है विष्णु प्रभाकर, बी ऑप्शन में है मोहन राकेश और सी ऑप्शन में है मकबूल फिदा हुसैन और डी ऑप्शन में है सुधा अरोड़ा। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 आपको दिया गया है कि दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द से कीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है रिक्त स्थान दे रखा है जनसंचार का सर्वे माध्यम है रेडियो या फिर समाचार पत्र। तो दोनों में से एक आएगा। और दूसरा दे रखा है रिक्त स्थान समाचार का विस्तृत ब्यौरा भाग है। तो इसमें एक तो दे रखा है बॉडी और एक दे रखा है इंट्रो। उसके बाद में तीसरा है लेखक ने टॉर्च बेचने वाली कंपनी का नाम क्या रखा था, सूरज छाप या फिर घोड़ा छाप। उसके बाद में नेक्स्ट है सूरदास काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। तो इसमें भक्ति होगा या फिर रीति होगा। और नेक्स्ट है कि कवि देव के प्रमुख आश्रयदाता थे जयसिंह या फिर भोगीलाल। तो इन दोनों में से एक आपको लिखना है। उसके बाद में 7वां प्रश्न दे रखा है निम्नलिखित लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर शब्द सीमा 40 से 60 शब्दों में आपको देने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स का है। तो इसमें पहला प्रश्न है कि दुकानदार से चिमटे की कीमत सुनकर हामिद का दिल क्यों बैठ गया। और दूसरा प्रश्न है गूंगे कहानी की मूल संवेदना स्पष्ट कीजिए। तीसरा प्रश्न है सूरदास ने कृष्ण के अंधेरों की तुलना सेज से क्यों की है। और 4 नंबर है कवि देव द्वारा दरबार सभा में किसे गए चित्रण को संक्षेप में लिखिए। और 5वां प्रश्न है हुसैन की कहानी अपनी जबानी रचना में हुसैन का दाखिला करवाए गए बड़ौदा के बोर्डिंग स्कूल के बारे में संक्षेप में लिखिए। और 6ठा प्रश्न है समाचार किसे कहते हैं। समाचार के प्रमुख जो तत्व हैं उनके आपको नाम लिखने हैं। उसके बाद में 7वां प्रश्न दे रखा है उल्टा पिरामिड शैली को परिभाषित कीजिए। और 8वां प्रश्न है संध्या के समय प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। कविता के आधार पर उन सभी
परिवर्तनों को लिखिए। और 9वां प्रश्न है कि जाग तुझको दूर जाना कविता में कवयित्री मानव को किन किन विपरीत स्थितियों में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित कर रही है। और 10वां प्रश्न है कि कस्तूरी मृग के आने पर ही चिढ़ने का क्या कारण है। उसके बाद में देखिए आपके खंड 6 दे रखा है और खंड 6 में प्रश्न संख्या 8 है कि प्रतिभा छुपाए नहीं छुपती। कथन के आधार पर मकबूल फिदा हुसैन के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। प्रश्न संख्या 9 है कि आपके विद्यालय में 14 सितंबर को मनाए गए हिंदी दिवस समारोह पर एक संक्षिप्त प्रतिवेदन लिखिए। 10वां प्रश्न है ज्योतिबा फुले का नाम समाज सुधारकों की सूची में शुमार क्यों नहीं किया गया। तर्क सहित आपको उत्तर देना है। उसके बाद में खंड द दे रखा है और खंड द में प्रश्न संख्या 11 है कि आपके विद्यालय में हुए स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम का कार्यवृत्त तैयार कीजिए। और प्रश्न संख्या 12 है ग्राम पंचायत देलवास के सचिव की ओर से जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ को गर्मी के मौसम में पेयजल की समुचित व्यवस्था हेतु टैंकर भिजवाने के लिए कार्यालय पत्र वो लिखना है। प्रश्न संख्या 13 है निम्नलिखित घटना के दृश्य का वर्णन 100 शब्दों में करें, जिसमें मतदान का दृश्य है और दूसरा क्रिकेट मैच है। तो हिंदी साहित्य का ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है।